हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आपको डेली मैं पॉलिटी की एक जबरदस्त क्लास देता हूं और इसी के तहत आज मैं शुरू करने वाला हूं। पॉलिटी की जो आज की क्लास है बच्चे, वो क्या है? संविधान की अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या बच्चे? शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनको मैं आज कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। जब बनाया गया था उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो टोटल कितनी होगी बच्चे? 12 अनुसूचियां। ठीक है, फिर से मेरी बात समझो, मैंने क्या बताया कि भारतीय संविधान जिस समय बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। और अब अगर आज की डेट की बात करेंगे तो इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया था और इसके बाद अभी हो गई हैं 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो 12 अनुसूचियों में क्या क्या चीजें दी गई हैं, आखिर ये हैं क्या, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अपना टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका तरीका क्या रहेगा कि अनुसूचियां जो हैं उन 12 की 12 अनुसूचियों में क्या चीज दी गई है और जो 4 बाद में जोड़ी गई हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां हैं, बाद में जोड़ी गई थी। तो इनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। तो बोर्ड पर तो मैंने की पॉइंट लिखे हैं, अभी मैं आपको पूरा इसका डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आते हैं पहली अनुसूची में। संविधान की जो बच्चे पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया है? उसमें यहाँ पे देखो लिखा है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो, सबसे पहले जो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें दिया गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। मेरी बात समझना, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और इसमें कितने राज्यों की बात कही गई है? तो आज की डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। अच्छा बच्चे, इसका मतलब क्या समझाता हूं। देखो, पुराने जमाने में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, तो उस जमाने में क्या होता था कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में लोग राज करते थे। हमारा देश पूरा एकजुट नहीं था। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा महाराजा नवाब शासक शासन किया करते थे। ठीक है, तो जो राजा जिस क्षेत्र में शासन कर रहा होता था वो उसका मालिक होता था और वहां पर उसी का कानून चलता था। तो इस तरह से देश में सारे लोग आराम से रह रहे थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ है ना, तो हुआ क्या कि भारत में जो उस समय बड़े नेता थे ना, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंपा कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं यानी कि जितने भी राज्य हैं, है ना, उनको आपस में मिलाया जाए और भारत संघ में विलय कराया जाए। अब भारत संघ में विलय का ये मतलब है कि सारे के सारे राज्य अपना राजपाट छोड़ दें इंडिविजुअल, और सारे सारे एक साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं, और देश का जो शासन है वो केंद्र से चलाया जाएगा, एक जगह से चलाया जाएगा। यानी कि अब अपना अपना शासन सब अलग अलग नहीं चलाएंगे, बल्कि एक जगह से ही पूरे देश का शासन चलाया जाएगा। तो ये बात कही गई, समझ आई बच्चों? ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ कि यही बात इसीलिए कहेगी कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान जब बनाया गया तो उसमें क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज ग्रुप में मिल जाना, मतलब एकजुट हो जाना। तो अलग अलग राज्य बिखरे हुए हैं, उनका संघ होगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा, पूरा एकजुट होगा। ये बात पहली अनुसूची में बताई गई है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखो, सबसे पहले अगर आपको लाइफ में कोई काम करना है तो सबसे पहले वो चीज होनी भी तो चाहिए, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए सबसे पहली चीज है कि रेलवे होना तो चाहिए, यानी कि रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो होना तो चाहिए। ठीक है, अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हो, बैंक की नौकरी चाहते हो, तो उसके लिए बैंक होना तो चाहिए। अगर बैंक ही नहीं होगा तो नौकरी किसमें करोगे? मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। सपोज आप टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आप एज ए टीचर नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? टीचिंग डिपार्टमेंट तो होना चाहिए, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट तो होने चाहिए। अगर वही नहीं होंगे तो कैसे नौकरी करोगे? तो इसीलिए जब हम पूरे संविधान भाई देश के लिए बनाया गया, और देश के लिए बनाया गया तो सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे जरूरी है कि देश तो होना चाहिए। और देश कब होगा? जब कहा गया कि सारे के सारे जो राज्य हैं वो आपस में मिल जाएंगे, तब जाके क्या बन जाएगा? देश बन जाएगा, देश का निर्माण हो जाएगा। अब देश का निर्माण हो गया पहली अनुसूची में। अब बच्चे इसके बाद क्या हुआ कि भाई ऐसे समझो, जब देश का निर्माण हो गया तो अब कौन चाहिए? अब देश को चलाने वाले लोग चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल है कि आपने कोई बहुत बड़ी कंपनी या फैक्ट्री खोल दी, तो खोल तो दी है, लेकिन अब उसको चलाने वाले भी तो लोग चाहिए। तो देश को चलाने वाले जो सबसे बड़े लोग हैं, है ना। और यहाँ पे देखो दूसरी सूची में देख रहे हैं क्या लिखा है कि
उच्चाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन। अब ये उच्चाधिकारी किसे कहा गया? देखो, पहली जो अनुसूची है ना, उसमें 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कहा गया है, ठीक है। दूसरी अनुसूची जो है, इसमें क्या कहा गया है कि उच्चाधिकारी की बात की गई है। ये उच्चाधिकारी क्या होता है? सबसे बड़े लेवल पे अधिकारी, है ना। अब ये किसे कहा गया? तो अगर हम भारत की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर जितने भी सबसे बड़े पद है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां पे सभापति, उपसभापति का पद रहता है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, ठीक है। राज्यपाल आपके हो जाते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष है वो हो जाएंगे, विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा आपका सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो जाते हैं। तो इस तरह से देश में जितने भी सबसे बड़े पद है ना, उन लोगों की बात की जा रही है। तो जो सबसे बड़े पद हैं उन लोगों की, है ना, वेतन भत्ते और पेंशन की बात कही गई है। इसका क्या मतलब है? देखो, वेतन का मतलब होता है सैलरी जो हर महीने दी जाती है, भत्ते का मतलब होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? कि जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं, है ना, सैलरी के साथ में जो एक्स्ट्रा पैसा लग के आता है ना, जैसे महंगाई भत्ता होता है और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको बोलते हैं। और पेंशन आप जानते ही हैं, रिटायर होने के बाद जो आपको पेंशन मिलती है। तो ये कहा गया है दूसरी अनुसूची में कि हमारे देश में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे अधिकारी से मतलब है जो सबसे बड़े लेवल पे संविधान के तहत नेता रखे गए हैं, ठीक है, उन लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात होगी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो कि आपकी कोई कंपनी या फैक्ट्री है और आप कुछ कर्मचारियों को अपने यहाँ रखना चाहते हो, तो सबसे पहले बात किस चीज की होगी? कि सैलरी कितनी लोगे, है ना। आप उनसे पूछो कि कितना पैसा चाहते हो, वो भी पहले चाहेंगे कि पहले सैलरी की बात क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लो आपने ऐसे रख लिया, बाद में पैसा ना दिया, है ना, अगर बात कोई क्लियर नहीं है, बाद में पैसा ना दिया, या फिर आपने सोचा कि चलो भैया इनको 500 रुपए पकड़ा दो, बोलो इतने ही दे पाएंगे, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच थी कि 10,000 रुपए मिलेगा। तो कहने का मतलब, जब भी कोई इंसान कहीं पे नौकरी करता, कोई काम करता है, तो पहले क्या डील करता है? पहले पैसे की बात होती है कि भैया क्या मिलेगा, है, उसके बाद ही तो नौकरी करेगा। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये मेरा समझाने का सिर्फ तरीका है, ठीक है। तो इस तरह समझ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हमारे देश में जो सबसे बड़े पद है ना, उन लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात कही गई है दूसरी अनुसूची में, कि हाँ, कितना वेतन होगा, कितने भत्ते होंगे, क्या पेंशन होगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी, ये बात कही गई है। सारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है। अब आते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया? कि उच्चाधिकारियों का शपथ ग्रहण। ठीक, उच्चाधिकारियों क्या है? शपथ ग्रहण। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बताया कि उच्चाधिकारी का मतलब कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, विधान परिषद के सदस्य या अध्यक्ष हैं, विधान परिषद अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष, इस तरह के जो पद है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इन सभी पदों में से जो लोग शपथ ग्रहण करते हैं, यानी कि जब वो अपने पद पर आते हैं और जो शपथ ग्रहण करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वो शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो उनको हम हटा देंगे इस कैटेगरी से। लेकिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, जानते हैं, राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है ना। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी उच्चाधिकारियों की हमने यहाँ पे बात कही है, ठीक है, उन्हीं लोगों की शपथ ग्रहण के बारे में कहा गया है। अच्छा, नॉर्मली भी होता है, जैसे कोई इंसान नौकरी करने जाए तो क्या होगा कि लेन देन की सैलरी की बात हो गई। अब क्या करेगा? अब ज्वाइन करेगा नौकरी, और ज्वाइन करेगा तो क्या करेगा? ज्वाइनिंग लेटर साइन करेगा या फिर शपथ ग्रहण करेगा। तो वैसे इनका है कि इन नेताओं ने क्या बोला, एक एग्जांपल है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद पे किसी को लाना था या किसी भी बड़े पद पे लाना था, तो उन्होंने क्या पूछा? भैया पहले ये बताओ वेतन कितना दोगे, भत्ते कितने दोगे, अलाउंसेस और पेंशन कितनी दोगे, ठीक है। तो ये बात तय होगी कि भैया इतना दे देंगे। अब उन लोगों ने कहा चलो ठीक है भाई, अब इतना मिल रहा है, तो क्या करते हैं? शपथ ग्रहण कर लेते हैं। नेता लोग शपथ ग्रहण करते हैं और आम जो कर्मचारी होता है वो क्या करता है? ज्वाइन करता, साइन करके, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि शपथ ग्रहण हो गया। जिन्हें उच्चाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन की बात कही गई, उन्हीं का क्या शपथ ग्रहण हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई। अब आते बच्चे चौथी अनुसूची में। इसमें क्या कहा गया है कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो इसका क्या है? और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का ये मतलब है कि पूरे देश में जितने भी राज्यसभा सांसद है वो सारे राज्यसभा में पहुंचते हैं, ठीक है। तो राज्यों का और राज्यसभा में लिखा है, क्लियर। अब एक चीज मैं बता दूं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व लिखा है, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो आपको पता है कि राज्यसभा में कौन लोग जाते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य होते कौन है? वो राज्यसभा के सांसद होते हैं। और राज्यसभा सांसद के लिए वोट कौन डालता है बच्चे? तो वो डालते हैं विधायक डालते हैं, ठीक है। और विधायक कहां मिलेंगे? राज्यों में मिलेंगे। और राज्यों में कहां पे मिलेंगे? तो राज्यों की विधानसभाओं में। तो इसका मतलब है जिन जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं राज्यों का राज्यसभा में क्या होगा? प्रतिनिधित्व होगा। तो अब कितने राज्यों में विधानसभाएं हैं? तो आपको मैं बता दूं कि 28 जो पूर्ण राज्य, उनमें
और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश में। कौन सा? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो 31 देश में ऐसे राज्य हैं और 31 राज्यों में 31 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर विधायक होते हैं और वही विधायक राज्यसभा सांसदों के लिए वोट डालते हैं। तो इनके प्रतिनिधित्व की बात इसमें कही गई है। ये बात सबको समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में बच्चे क्या कहा गया है? कहा गया अनुसूचित क्षेत्रों। अनुसूचित क्षेत्रों क्या होता है? दलित पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वह अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी कैटेगरी की बात हो रही है, का प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि पूरे देश में जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब क्या? ऐसे क्षेत्र जहां पे अनुसूचित जातियां रहती हैं, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लोग, आदिवासी लोग हैं ना, तो उनके उन क्षेत्रों में कैसे प्रशासन किया जाएगा और कैसे नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, अभी देखो होता क्या कि हमारे समाज में ऐसा शुरू से माना गया है कि जो एसटी एससी है वो क्या ज्यादा पिछड़े होते हैं, है ना, तो समाज में ज्यादा जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए सरकार को अलग से नीतियां बनानी पड़ेंगी, ज्यादा काम किया जाएगा, तो इसीलिए बोला गया कि उनके लिए प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, इसमें देखो क्या है, इसमें है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों की बात कही गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम को देखेंगे तो ये चारों ही राज्य नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, है ना, पूर्वोत्तर भारत में। और नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया कि जनजातियों की संख्या काफी ज्यादा है, जंगली एरिया है। ठीक है, तो इन चारों राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र कौन से होते हैं? आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ों पर जंगलों में जो लोग रहते हैं वो जनजाति होते हैं, एसटी कैटेगरी के, शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात कही गई है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई कि अच्छा, पहले इस वाले में तो पूरे देश की बात हो रही है, लेकिन इसमें स्पेशली 4 राज्यों की बात हो रही है कि इन 4 राज्यों के जो क्षेत्र को वहां पर प्रशासन कैसे किया जाएगा, वहां पर प्रशासन कैसे किया जाएगा। बात सबको समझ आ गई? ठीक है, तो ये आपकी हो गई अनुसूचियां, मैंने आपको बताया 6 अनुसूचियां। आते हैं 7वीं अनुसूची पे, ये बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 7वीं अनुसूची में बच्चे क्या है कि 7वीं अनुसूची जो संविधान की है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसको 3 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से? पहला है संघवर्ती, दूसरा है राज्यवर्ती, तीसरा है समवर्ती। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको संघवर्ती को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको स्टेट लिस्ट, इसको कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो 7वीं अनुसूची है क्या? देखो आपको पता है कि हमारे देश में जो किसी भी जनता के ऊपर रूल करने वाले जो लोग हैं या देश को जो चलाया जाता है वो 2 तरह से रहता है, 2 सरकारों के माध्यम से चलाया जाता है, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। ठीक है ना, तो हमारे देश में राज्य सरकार भी होती है और केंद्र सरकार भी होती है। अच्छा, अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, किसी भी मंत्रालय की बात करें, है ना, तो हर जगह देखा गया होगा कि वहां पर क्या होता है कि कहीं राज्य सरकार का रोल होता है, कहीं केंद्र सरकार का होता है, कहीं दोनों का होता है। ठीक है, तो होता है क्या कि देश में जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, इन सबको क्या बोला गया? पॉलिटी में विषय कहा जाता है। इन सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था में विषय कहा गया, विषय, है ना। तो अब क्या होता है कि अब बहुत सारे ऐसे विषय, विषय मतलब समझ गए ना, कोई सेक्टर, कोई फील्ड, है ना, कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग। अब वो कैसे? जैसे रेलवे एक विभाग है, पुलिस एक विभाग है, बैंकिंग एक विभाग है, डाक या पोस्ट ऑफिस होते हैं वो एक विभाग है, सिंचाई एक विभाग है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो एक विभाग है, शिक्षा है, कृषि है, ये सारे क्या है? विभाग है। इन्हीं को हम विषय कहते हैं। तो बात क्या हुई बच्चे यहाँ पे कि भारत में जितने भी विभाग हैं, अब वहां पे क्या होता है कि आप जानते हैं कि देखो अगर चीजें तय नहीं की जाएंगी तो वहां समस्या ये आएगी कि कहीं भी केंद्र सरकार और कहीं भी राज्य सरकार आपस में भिड़ जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो कि खेती संबंधी कोई कानून बनाना है ना, तो दिक्कत ये है कि राज्य सरकार भी बनाना चाहती है और केंद्र सरकार भी बनाना चाहती है, और दोनों में आपसी टकराव हो जाएगा। तो आपसी टकराव ना हो, ठीक है, आपसी टकराव ना हो, इसीलिए क्या किया गया? संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, मेरी बात समझना। जैसे क्या है कि घर से आप निकल रहे थे, ठीक है, घर से आप कोचिंग पढ़ने आए, तो मम्मी ने सुबह बोल दिया कि भैया जब तुम कोचिंग पढ़ के आना, दो बच्चे थे, मतलब यानी कि तुम और तुम्हारे भाई, ठीक है, तुम और तुम्हारा जो भाई है, दोनों लोग कोचिंग पढ़ने आ रहे थे। मम्मी ने बोल दिया कि जब वापस आना तो क्या करना? आधा किलो टमाटर लेके आ जाना। बात समझना, जब तुम कोचिंग पढ़ने आ रहे तो मम्मी ने क्या कहा कि जब कोचिंग से वापस आना तो आधा किलो क्या लेना? टमाटर ले आना। लेकिन मम्मी ने ये नहीं बताया कि कौन लेके आएगा। मम्मी ने क्लियरली नहीं कहा, है ना, कि भाई चिंटू तुम लेके आना है, पिंटू तुम लेके आना। मम्मी ने क्लियर नहीं बोला। अब क्या हुआ कि कोचिंग से पढ़ने के बाद चिंटू पिंटू दोनों घर पहुंच गए, टमाटर लेके कोई नहीं पहुंचा। अब ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि मम्मी ने पूछा कि भैया तुम टमाटर ले आए, तो चिंटू ने कहा कि अरे मुझे क्या पता, मुझे लगा पिंटू लेके जाएगा, पिंटू ने बोला मुझे लगा चिंटू लेके जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मम्मी ने एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तय नहीं की थी। मम्मी ने ये नहीं बताया था कि टमाटर लेके किसको आना है, बात समझ ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मम्मी ने टमाटर मंगाए थे दोनों ही लेके पहुंच जाए, तब भी समस्या है कि जितने जरूरत थी उससे ज्यादा मंगा लिए, है ना। ऐसा क्यों? तो देखो ये जो खिचड़ी हो रही ना, ये क्यों हो रही है? क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं की गई, और ऐसी ही स्थिति केंद्र और राज्य के बीच में हो जाती, तो इसीलिए चीजें तय कर दी गई, है ना, कि ये चीज भाई तुम देखो, ये चीज तुम देखो। छोटा सा एग्जाम्पल है कैसे, जैसे मान लो रेलवे की बात करेंगे, है आपने देखा होगा देश में रेलवे नेटवर्क की जितनी भी बात होती, ट्रेन की बात होती, ट्रेन के मामले में बिल्कुल भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य के अंदर में नहीं आता रेलवे, ठीक है, पूरा का पूरा केंद्र सरकार के अंदर, जितने भी रेलवे को लेकर डिसीजन होंगे सब केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम पुलिस की बात करें, सिविल पुलिस की, तो वो पूरी तरह से राज्य सरकार के अंडर में आती है, केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम शिक्षा की बात करेंगे, तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर काम करते हैं, बात समझ ना। तो शिक्षा, आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री जो होता है वो राज्य में भी होता है और केंद्र में भी होता है। तो है क्या कि जितने भी विषय थे, जितने भी विषय से मतलब सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, विषय से मतलब सेक्टर की बात हो रही है, सेक्टर का मतलब डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो जितने भी विषय थे, है ना, उन सभी विषय को क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। ऐसा इसलिए कि अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने में काम करो, ठीक है। तो संघवर्ती में जितने भी केंद्र सरकार के विषय हैं उनको रखा गया, राज्यवर्ती में राज्य सरकार के, और समवर्ती में ऐसे विषयों को रखा गया है जो ज्यादा महत्व के लग रहा है कि वहां पे एक से काम नहीं बनेगा, वहां दोनों सरकारों को ये देना पड़ेगा, तो वहां समवर्ती सूची में रखे गए हैं। और समवर्ती सूची में एक होता क्या है कि दोनों मिलकर काम करते हैं आपस में सामंजस्य के साथ, है ना। लेकिन अगर एक ही विषय पर कोई भी मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना दे, ठीक, एक ही विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना दे, तो आप ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार का जो कानून है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये एक रूल है, एक पॉलिसी है कि अगर एक ही विषय पर समवर्ती सूची में एक ही विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना दें तो राज्य सरकार का नहीं माना जाएगा, केंद्र सरकार का माना जाएगा, ठीक है। और वैसे तो दोनों उस पर काम करते ही हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब क्या है कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया राज्य और केंद्र के बीच में, और 3 अनुसूची, जो ये अनुसूची थी उसमें 3 सूचियां बना दी गई। अब इसमें क्या बच्चे देखो, जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय संघवर्ती सूची में जो विषय थे वो थे 97, और विषय मतलब मैंने बता ही दिया कि अलग अलग डिपार्टमेंट और मंत्रालय, ठीक है। तो 97 थे, अब कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं, ठीक है। राज्यवर्ती सूची में 66 सब्जेक्ट थे, अब विषय थे, अब कितने हो गए, 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 थे, अब कितने हो गए, 52 हो गए हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इसका छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि मैंने 2-3 नाम ले देता हूं, देखो जैसे मैंने शिक्षा बोला, शिक्षा के बाद मैंने यानी कि एजुकेशन, कृषि बोल दिया, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद मैंने सिंचाई बोल दिया, इरिगेशन हो गया, ठीक है। रेलवे बोल दिया मैंने, ट्रांसपोर्ट बोल दिया। इस तरह से मैंने 5 नाम लिए, तो ये 5 क्या हो जाएंगे, विषय हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो लिखे ना 66, तो वैसे ये 5 क्या हो जाएंगे, विषय हो जाएंगे। तो ये मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से बंटवारा किया गया। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां बनाई गई हैं, तो 3 है, संघवर्ती, राज्यवर्ती, समवर्ती, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। पहले कितने विषय थे और बाद में कितने हो गए हैं, ये बात सबको समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो 7 अनुसूचियां यहाँ तक तुमने पढ़ी लिया, आगे जो अगली है वो है 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, इसमें भाषाओं की बात कही गई है। अच्छा, हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं का देश है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, ठीक है। अब है क्या कि इतनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषाएं तो बहुत है, लेकिन कुछ भाषाओं को मान्यता दे दी गई है, ऑफिशियल मतलब मान्यता दे दी गई, ठीक है। तो भारतीय संविधान में क्या था, पहले 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो इसलिए इनकी संख्या अब कितनी हो गई है, 22। अब किन किन भाषाओं को मान्यता दे दी गई संविधान में, तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, ठीक है, संथाल, डोगरी और बोडो, ये है। तो ये कितनी हो गई भाई, 8। 14 ऐसी भाषाएं थी जिनको मूल संविधान में जगह दे दी गई थी, मान्यता दे दी गई थी,
और बाद में 8 भाषाओं को मिला के इनको संविधान में और ज्यादा मान्यता दे दी, तो टोटल कितनी हो गई है 22। अच्छा, अंग्रेजी को भारतीय संविधान में मान्यता नहीं दी गई है, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये भाषाएं बोली कहां जाती हैं, तो सिंधी बच्चे कहां बोली जाती है आप जानते हैं, ये पंजाब प्रांत में बोली जाती है, ठीक है। और पंजाब जो है भारत और पाकिस्तान दोनों में आता है ना, बंटवारा हो गया था, तो उस एरिया में ये बोली जाती है। कोंकणी आपकी गोवा की भाषा है, गोवा और थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी चलती है। मणिपुरी तो आप जानते हैं मणिपुर की है। नेपाली जो आपकी है, अगर नेपाली जो लैंग्वेज है वो जानते हैं नेपाल की है, लेकिन क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कहां पे, सिक्किम के एरिया में बोली जाती है, सिक्किम जो है वहां पे नेपाली काफी बोली जाती है, ठीक है। मैथिली आपको पता है बिहार की लैंग्वेज है, ठीक है। संथाली आपकी उड़ीसा और उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। डोगरी जो लैंग्वेज है ये जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू रीजन है वहां पे बोली जाती है। और बोडो जो लैंग्वेज है ये आपकी असम की लैंग्वेज है, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी जो भाषा है मैंने बता दी कि कहां कहां पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। किसी बच्चे को समस्या तो बताओ, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं, पानी पी लेता हूं जरा एक घूंट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे देखो क्या है, इसके बाद आता है संपत्ति का अधिग्रहण, और अनुसूची कौन सी है, 9वीं। देखो अभी तक जो 8 अनुसूचियां मैंने तुम्हें बताई हैं, ठीक है, ये हमारा जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया है ना, तो उस समय ये 8 अनुसूची मूल संविधान में रखी गई थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो 4 और अनुसूचियां थी उनको बाद में संविधान में जोड़ लिया गया, वो उनके बारे में भी बताता हूं। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अनुसूची में क्या है लिखा है, अनुसूची 1 है ना, इसमें क्या है, भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, ठीक है। दूसरी अनुसूची में उच्च अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन, यानी कि सैलरी अलाउंसेस और पेंशन, ठीक है, इनकी बात कही गई है। उच्च अधिकारी कौन है, देश को चलाने वाले जो सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े पद है, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो वेतन भत्ते पेंशन की बात हो गई। तीसरी अनुसूची में उच्च अधिकारियों, इन्हीं उच्च अधिकारियों का क्या है, शपथ ग्रहण है, ठीक है। चौथी अनुसूची में देश के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 31 विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए वोट करते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, है ना, उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है ना, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये बात कही गई है। 5वीं अनुसूची जो है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। 6ठी अनुसूची में स्पेशली 4 राज्यों की बात कही गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के जनजातीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और इन 3 सूचियों में रखे गए इतने इतने विषय पहले थे, इतने बाद में हो गए, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात कही गई है, पहले 14 थी, अब 22 हो गई हैं, ये 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। सबको समझ आ गया। अब 9वीं अनुसूची बच्चे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची को देखो, सबसे पहले तो ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, मूल संविधान में नहीं थी। 9वीं अनुसूची जो है उसमें क्या है, सबसे पहले पहला संविधान संशोधन, यहां पे फोकस करेंगे। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और उसमें ये जोड़ी गई थी। देखो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था, और उसके अगले ही साल 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया था। तो पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 1951 में हुआ था, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब ये है क्या, तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण की बात कही है, और किसके, राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका बच्चे मतलब क्या, देखो बात क्या होती है कि सार्वजनिक हित में, ठीक है, सार्वजनिक हित क्या होता है कि पूरी जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए अगर सरकार को जमीन पर कब्जा करना पड़े, बात समझना मेरी बात, अगर जनता की भलाई के लिए, है ना, सरकार को जमीन पर कब्जा करना पड़े तो सरकार कर सकती है, उसको आप रोक नहीं सकते, और इसके खिलाफ, यानी कि इस मैटर के खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। एक छोटा सा एग्जांपल है कि सरकार ने आपके खेतों पर कब्जा कर लिया, आपके खेत अपने अंडर में ले लिए, ठीक है, और क्या हुआ कि आप चले गए कोर्ट, आपने कहा कि साहब ये तो अन्याय है, मेरे जो कोर्ट है उस जो मेरे खेत हैं उनको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है, ठीक है, तो अब मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं अपने खेत बेचना नहीं चाहता या देना नहीं चाहता, ठीक है, तो कोर्ट आपकी उस चीज में सुनवाई नहीं करेगा, कोर्ट आपको वापस कर देगा, ठीक है। क्यों, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो,
मौलिक अधिकार आपसे ना छीने जाए। तो कोर्ट क्या करेगा, उसको छोड़ के आपको वापस कर देगा। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अनुसूची 9 को न्यायालय नहीं, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, अपील नहीं कर सकते। क्यों? अब सुनो इसका कंडीशन क्या है। वास्तव में संपत्ति अधिग्रहण है क्या? अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? कब्जा कर लेना, अपना लेना, ठीक है। और संपत्ति में जानते हैं प्रॉपर्टी, ये होता है क्या, देखो सार्वजनिक हित क्या होता है। मान लो तुमने देखा होगा कि आए दिन हमारे देश में जो एक्सप्रेस वे हैं, हाईवे हैं, रेलवे लाइन है, ये बिछते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सरकार को मान लो यहां से, जैसे आपने देखा होगा अभी अगर हम आसपास क्षेत्र की बात करेंगे तो यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेस वे बने हैं, ठीक है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बन गया, यमुना एक्सप्रेस वे पहले से था, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, फिर आगरा से लखनऊ तक लखनऊ एक्सप्रेस वे, फिर लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी बन के तैयार हुआ, ठीक है ना। अभी एक चंबल एक्सप्रेस वे बन रहा है, कोटा से इटावा, है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेस वे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि अभी आपने देखा होगा कि आगरा से लखनऊ के लिए लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया गया था कुछ साल पहले, ठीक है, या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया। तो अब एक बात बताओ कि ये जो एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे इसके लिए आपको जमीन चाहिए होगी, क्योंकि जो भी एक्सप्रेस वे या हाईवे बनेगा वो खेतों से होकर जाएगा। अब हो क्या रहा है कि सरकार की योजना है, सरकार ने हाईवे किसके लिए बनाया? जनता के लिए, क्योंकि यूज कौन करेगा? जनता करेगी, सीधी सी बात है, उसको फायदा होगा। अब क्या होता है कि तुम्हारी जो जमीन है उस पर सरकार ने अपने अंडर पे ले ली, हाईवे बनाने काम शुरू कर दिया। आगे किसी व्यक्ति का खेत आ गया और वो खेत बेचना नहीं चाहता किसी भी केस में, ठीक है, तो क्या होगा? सरकार का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जमीन उसको दोगे नहीं सरकार को। अच्छा, आप जानते हैं कि लोगों की मर्जी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि कहते नहीं बेचेंगे भाई, कितना भी पैसा दे तो नहीं बेचेंगे, अड़ियल टाइप के होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई लगा हुआ है ना, पुश्तैनी जमीन पड़ी है, नहीं बेचेंगे। तो इस केस में सरकार की समस्या ये बन जाएगी कि सिर्फ 2 4 5 लोगों की वजह से हो सकता है पूरा उनका प्रोजेक्ट खराब हो जाए, जो विकास कार्य करना चाहती है सरकार वो ना कर पाए। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें पब्लिक की नहीं सुनी जाती, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है बहुत अच्छी, पता है क्या कंडीशन? ये होती है कि जब आपकी जमीन कभी भी सरकार अपने अंडर में लेगी तो उसका आपको बहुत ज्यादा पैसा देती है, मार्केट का जो रेट चल रहा होता है ना उससे बहुत ज्यादा पैसा देती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। कई लोग तो चाहते हैं कि मेरी जमीन सरकार ले ले अपने अंडर में, कई लोग ये चाहते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो अब बात जैसे सरकार ने क्या किया, हाईवे बनाया, और जो हाईवे का जो प्रोजेक्ट था जो सरकार बनाना चाहती है वो तुम्हारे खेतों से होकर निकल रहा था, तो तुम्हारे खेत की सरकार अपने अंडर में ले लेगी, हाईवे बना देगी, और खेतों को जो पैसा होगा वो तुम्हें दे दिया जाएगा, और पैसा अच्छा ही खासा दिया जाता है, ज्यादा पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें था, तो संपत्ति अधिग्रहण था और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची बच्चे क्या है, दल बदल कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 52, 52वें नंबर का संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ था, 1985 में, ठीक है। इस संविधान संशोधन में दल बदल कानून को जो है मान्यता दी गई थी, ठीक है, यानी कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून को रखा गया था और इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 में। अब ये दल बदल कानून है क्या? देखो इसका क्या मतलब होता है, आपने देखा चुनाव में क्या है कि जैसे कोई नेता है वो किसी एक पार्टी से खड़ा हुआ, चुनाव जीत गया, बाद में उसने पार्टी अपनी बदल ली, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा कि जो बहुत सारे ऐसे चुनाव है जहां पर जो नेता खड़े होते हैं तो उनको जो वोट पब्लिक देती है वो कई बार व्यक्ति के हिसाब से ना देके पार्टी की बेस पे देती है कि मैं इस पार्टी को जिताना चाहता हूं, तो उन्होंने वोट दे दिया। अब समस्या है कि किसी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको टिकट दिया, आपको चुनाव में जितवाया, पूरी मेहनत की, और बाद में आप उसी पार्टी को धोखा दे दो, मेरी बात समझना। तो इससे संबंधित क्या है, कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए हैं। तो दल बदल कानून का मतलब क्या है कि आप किसी एक पार्टी से चुनाव जीत के और बाद में आप दूसरी पार्टी में अगर चले जाते हैं तो उस केस में आपकी जो सदस्यता है वो रद्द होगी या नहीं होगी, या कौन कर पाएगा, इस तरह की चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो दल बदल से संबंधित, पार्टी बदलने से संबंधित जो कानून है वो इसमें दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन है, 1985 की बात हो रही है, ठीक है बच्चे, किसी कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं अगला 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है, 11वीं और 12वीं, ये दोनों काफी एक दूसरे से सिमिलर है। देखो सबसे पहली बात, 11वीं जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां और 74वां दोनों देखो आगे पीछे के हैं, ठीक है। अच्छा, हुआ कब 73वां? तो 1992-93, और ये वाला कब हुआ? ये भी 1992-93। अच्छा, ये 2 ईयर मैंने क्यों लिखे ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ही अनुसूची एक साथ जोड़ी गई है, ठीक है। दोनों ही अनुसूची कैसे जोड़ी गई? एक साथ जोड़ी गई है, क्योंकि देखो 73वां संविधान संशोधन 1992-93, 74वां संविधान संशोधन 1992-93, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं लगभग एक ही टाइम पे दोनों अनुसूचियों को साथ में जोड़ा गया है। ये है क्या? जो 11वीं अनुसूची है इसमें ग्रामीण प्रशासन की बात कही जाती है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की, और 12वीं अनुसूची में शहरी प्रशासन की बात की जा रही है, शहरी, बात समझना। अब इसका क्या मतलब है, देखो
ग्रामीण प्रशासन का बच्चे क्या मतलब होता है, पंचायती राज व्यवस्था क्या मतलब है कि देखो हमारे देश को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले गांव को मजबूत करना पड़ेगा, और गांव की जो सबसे छोटी इकाई रहती है वो ग्राम सभा होती है, सब जानते हैं, ठीक है, या ग्राम पंचायत कह सकते हैं, तो ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, एक प्रधान होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रधान जो है वो गांव का प्रशासन संभालता है, गांव में किस तरह से काम करना है वो सारी स्ट्रेटेजी गांव के प्रधान की, मुखिया की या सरपंच की होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि गांव का जो प्रशासन है उसकी बात की गांव में किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी, गांव में कौन कौन लोग होंगे, कितने तरह की जो टीम बनाई जाएंगी और क्या क्या होगा, वो सारी चीजें किसमें दी गई हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जो रखी गई है 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस अनुसूची के तहत है ना, इस अनुसूची के तहत 29 विषय रखे गए हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया, ये पेपर में कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो 12वीं अनुसूची है इसमें क्या है, शहरी प्रशासन है, शहरी प्रशासन का मतलब हो गया नगर पालिका से, ठीक है, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर निगम, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, 12वीं अनुसूची में। शहरों में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, ये बात 12वीं अनुसूची में कही गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो विषय है वो कितने हैं, 18, इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया। अब एक चीज और समझते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 और 93 में हुआ था, दो का क्या मतलब, देखो 1992 में प्रस्ताव संसद में रखा गया था, ठीक है, संसद में, और वो पास भी हो गया था, लेकिन जो ये दोनों अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, जो चीजें लागू की गई हैं वो 1993 से की गई हैं, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1992 में क्या हुआ था कि वो प्रस्ताव रखा गया था, संसद में पास भी हो गया, और 1993 में क्या वो लागू किया गया। तो पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो कभी कभी 1992 आंकड़ों में लिखा होता है, कई बार 1993 लिखा होता है। वो इसीलिए लिखा होता है कि 1992 में पेश किया गया था और पास भी हो गया था, 1993 में क्या हुआ था, 1993 में क्या हुआ था कि वो लागू हुआ था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो मैंने आपको अनुसूचियां सारी बताई, ध्यान रखें। 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण के बारे में है, सरकार अगर चाहे तो पब्लिक के विकास के लिए जो जमीन उनको चाहिए वो जमीन ले सकती है, लेकिन उसके बदले पैसा दे देगी सरकार, ठीक है। यहाँ पे दल बदल कानून है, एक पार्टी से जीत कर दूसरी पार्टी में चले जाना, दल बदल कानून। 11वीं में ग्रामीण प्रशासन, गांव का प्रशासन की बात की गई, और 12वीं में शहर के प्रशासन की बात की गई, ठीक है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक था इसमें मैंने आपको पूरी की पूरी जो 12 अनुसूचियां हैं उनको कवर किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में अक्सर क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास वो आपको कैसी लगी, सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें, और जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार सभी बच्चों को। जय हिंद।